ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। जीवन के इस दौर में जब आप हर दिन कोरोना से अपना बचाव कर रहे हैं, सारी एहतियात बरत रहे हैं, आज पूरा विश्व हमारे देश की ओर देख रहा है कि हम इसका मुकाबला कैसे कर रहे हैं। और जब हम इस जंग को जीत जाएंगे तो हमारा यही अनुशासन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगा और हमें इस बात का फक्र रहेगा कि कोरोना महामारी के नियंत्रण और इस पर विजय में हम दुनिया के सामने मिसाल बन पाए। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप यहां पार्किंसंस डिजीज और मूवमेंट डिसऑर्डर प्रोग्राम के प्रमुख भी हैं। डॉक्टर संजय, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। डॉक्टर संजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से कोविड महामारी के दौरान मानसून के मौसम में आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ट्रॉपिकल और वेक्टर बॉर्न डिजीज का मौसम है, इसलिए अधिक एहतियात बरतने की आवश्यकता है। सरकार भी स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है और प्रभावित लोगों की देखभाल सुनिश्चित कर रही है। डॉक्टर संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि मानसून के इस मौसम में क्या कोरोना संक्रमण भी बढ़ सकता है? देखिए, मानसून का समय जब भी आता है तो कई तरह के वायरल इलनेसेस बढ़ जाते हैं जी, क्योंकि कोरोना एक नया वायरस है और हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन यह संभव है कि बारिश के मौसम में चूंकि ह्यूमिडिटी हवा में बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी में किसी भी वायरस का ग्रोथ ज्यादा तेजी से होता है, तो यह एक आशंका है कि हो सकता है कुछ केस बढ़ जाए, लेकिन इसके बारे में कोई विशेष या कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है। जी। और डॉक्टर संजय, सरकार कोरोना के नियंत्रण के लिए टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की नीति प्रकार कर रही है। इस समय देश में कोरोना के कुल मामलों में से 25% ही एक्टिव केसेस हैं। अब तक 20 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। और जहां तक टेस्टिंग की बात है तो देश में कोरोना जांच की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और देश एक ही दिन में 10 लाख परीक्षण करने के काफी करीब पहुंच गया है और हमने 3 करोड़ टेस्ट के आंकड़े को पार कर लिया है। डॉक्टर पांडे, कोरोना के नियंत्रण में टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की नीति कितनी कारगर हो रही है? यह काफी सफल रही है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप दिल्ली में देख सकते हैं कि दिल्ली में जून के महीने में काफी केसेज हो रहे थे और तब टेस्टिंग को 3 गुना बढ़ाया गया था। और जैसे ही टेस्टिंग को 3 गुना बढ़ाया गया, आप देखने लगे कि जुलाई आते आते मामले काफी कम हो गए और आप अभी भी मामले काफी कम हैं और नए एडमिशंस काफी कम हो गए हैं और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। तो टेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है कोरोना पर नियंत्रण पाने का, और जो 10 लाख टेस्टिंग रोज हो रही है जी, यह इस दिशा में बहुत ही सफल प्रयोग होगा। डॉक्टर संजय, कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए भारत में 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। 3 वैक्सीन हमारे देश में जो विकसित हो रही हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में हैं। उनमें से एक वैक्सीन है जो फेज 3 ट्रायल में है, बाकी 2 फेज 1, फेज 2 में है। आप क्या कहेंगे, फेज 3 ट्रायल में वैक्सीन का पहुंचना कितनी बड़ी कामयाबी है और हम मंजिल से अभी कितना दूर हैं? देखिए, जहां तक वैक्सीन के कैंडिडेट की बात है तो सबसे आगे जो वैक्सीन है, 2 वैक्सीन है। एक एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड के साथ डेवलप हो रही है जी, उसका प्रोडक्शन भारत में होने की संभावना है। दूसरी वैक्सीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मॉडर्ना के साथ बना रही है और तीसरी वैक्सीन
हमारे भारत में एक आंतरिक शोध के बाद विकसित हुई है, उसका भी ट्रायल चल रहा है। तो अगर सारे ट्रायल्स को देखें तो जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त के भाषण में कहा जी कि वैक्सीन 3 वैक्सीन पे काम चल रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि यह साल खत्म होते होते वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए। और जहां तक आपने फेज 3 ट्रायल की बात की, जी फेज 3 ट्रायल तब की जाती है जब वैक्सीन की एफिकेसी प्रूव हो जाती है और उसके साइड इफेक्ट पता चल जाते हैं कि क्या साइड इफेक्ट है। जी फेज 3 का ट्रायल ज्यादा लोगों पे किया जाता है ताकि हमें ऐसे आंकड़े मिले जो यह दिखा सके कि वैक्सीन की एफिकेसी एक लंबे टाइम तक मौजूद रहती है। जो एंटीबॉडी बन रहे हैं वैक्सीन देने के बाद, उसकी एफिकेसी लंबे टाइम तक बनी रहे और इसको ज्यादा लोगों पे किया जाता है क्योंकि फेज 1 और फेज 2 में इसकी सेफ्टी प्रूव हो चुकी है और जी ये एफिकेसी भी प्रूव हो चुकी है कि इससे एंटीबॉडी विकसित हो रहा है। तो हम इसको बेसिकली रिप्रोड्यूस करते हैं रिजल्ट्स को फेज 3 में लॉन्च करने के पहले। तो वैक्सीन बना लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जी सेफ वैक्सीन बनाना इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन इफेक्टिव हो, कारगर हो और सेफ हो। बिल्कुल, वैक्सीन बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि सेफ वैक्सीन बनाना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर संजय, बात करते हैं WHO की उस प्रेस रिलीज की जिसमें उसके महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि जो देश दूसरे देशों को अलग करके अपने पास वैक्सीन का भंडार करते हैं वो इस महामारी को और भीषण बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हर देश के सबसे ज्यादा संक्रमित 20% आबादी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग और ज्यादा जरूरत वाले लोगों को ये वैक्सीन पहले चरण में दी जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संपन्न देशों को कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी से जुड़ने के लिए 31 अगस्त तक की समय सीमा भी दी है। यहाँ पर कितना जरूरी है सबको साथ लेकर चलना और वैक्सीन का जो शुरुआती एलोकेशन करते समय भी किस तरह से प्राथमिकताओं का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वैक्सीन जो कोरोना वायरस है एक पैंडेमिक है, यह किसी एक देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक बेसिस पे या आप कह लें जनसंख्या के बेसिस पे एक बहुत बड़ी विषमता है कि एक जगह पॉपुलेशन बहुत ही डेंस है, जैसे आप साउथ ईस्ट एशिया देख लीजिए जहां इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कंट्री हैं, और एक तरफ से यूरोपियन कंट्री है जहां पॉपुलेशन काफी कम है, या आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन देख लीजिए काफी कम है। तो इसी तरह अगर आप फाइनेंशियली भी देखें तो कई देश काफी संपन्न हैं और कई देश काफी गरीब हैं। तो WHO ने बिल्कुल सही कहा है कि वैक्सीन पे किसी कंट्री का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन एक ऐसा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि सबको पहुंचे और उसको पहुंचे जिसको इसकी ज्यादा जरूरत है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर जिनको ज्यादा एक्सपोज होने की संभावना है, या एल्डरली पॉपुलेशन जिनको ज्यादा रिस्क है सीवियर डिजीज होने का। तो हम इसको इकोनॉमी के आधार पे या अलग अलग कंट्री के आधार पे ना मुहैया कराएं, बल्कि उनको हम मुहैया कराएं या उपलब्ध कराएं जिनको इनको सबसे ज्यादा जरूरत है। अल्टीमेटली सबको वैक्सीनेशन की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन हम प्रायोरिटी उस वर्ग को दें जिस वर्ग को सबसे ज्यादा जरूरत है, जो वर्ग सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। जी, और डॉक्टर संजय, बात करते हैं सीरो सर्वे की। दिल्ली में कोविड-19 स्थिति का बेहतर आकलन करने के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में सीरो सर्वे दूसरी बार किए गए थे, जिसमें 15,000 सैंपल लिए गए थे और इसके नतीजे अब कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी सर्वे चल रहे हैं, चाहे बिहार की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो या फिर ओडिशा की बात हो। देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय सीरो सर्वे कराए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इसके क्या फायदे हैं और ये कोविड-19 के आकलन में किस तरीके से सहायता करता है। देखिए, सीरो सर्वे जो एक हुआ था उसमें दिल्ली का आंकड़ा 23% के आसपास था। तो जब हम किसी क्लस्टर में सीरो सर्वे करते हैं तो यह पता चलता है कि उस क्लस्टर में कितने लोग एक्सपोज हो चुके हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 80% जो कोविड के पेशेंट हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। 10 से 15% में माइल्ड सिम्टम है और 5 से 10% में सीवियर सिम्टम है। तो जो 80% पॉपुलेशन है जिसको
कोरोना वायरस से इन्फेक्शन तो हुआ जी लेकिन उसमें सिम्टम नहीं आए। अब उनको पहचानने का क्या तरीका है? उनको पहचानने का तरीका सीरो सर्वे है। जी तो सीरो सर्वे से ये मालूम पड़ता है कि जो क्लस्टर में हमें संभावना है कि यहाँ कोरोना का वायरस का ज्यादा प्रकोप था, जी तो उस क्लस्टर में हम सीरो सर्वे करते हैं और करके एक अंदाजा लगाते हैं कि कितनी आबादी को ये वायरस इन्फेक्ट कर चुका है। जी इससे हमें प्लानिंग में मदद मिलती है और कंटेनमेंट जोन बनाने में मदद मिलती है। और अगर कल अगर वैक्सीन आता है तो जी उसमें भी मदद मिलेगी कि अगर जहाँ ज्यादा एंटीबॉडी बनी है वहाँ हम वैक्सीन पहले न दें, जहाँ एंटीबॉडी कम बनी है वहाँ वैक्सीन हम पहले मुहैया कराएं। तो इससे हमें काफी मदद मिलती है, हमारी प्लानिंग बेहतर होती है और हमारे आने वाले क्या हमारा प्लान होगा जी। उससे उसको बनाने में काफी मदद मिलती है। और डॉक्टर संजय, जिस तरह से लोगों के अंदर परसेंटेज हम देखें कि जो सीरो सर्वे के जो प्रतिशत आते हैं, कितने लोगों के अंदर एंटीबॉडीज पाई गई, चाहे दिल्ली की हम बात करें जहां पे 23% है और देश के अन्य भागों में 30% तक आई है, तो क्या हम इसे समझें कि लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है? हर्ड इम्यूनिटी आपने WHO का बयान पढ़ा होगा जी कि हर्ड इम्यूनिटी अभी कहीं डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं है कितने लोग इन्फेक्ट होंगे तो हर्ड इम्यूनिटी आएगी। जी जैसे आपने एक धारावी का डाटा देखा होगा जी कि वहाँ सीरो सर्वेलेंस में 50% लोग में एंटीबॉडी पाई गई है, जी लेकिन ये कह देना कि 50% एंटीबॉडी के बाद वहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी आ गई, यह मुश्किल होगा, क्योंकि जी इसके बारे में बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है कि 70% में हर्ड इम्यूनिटी आएगी, 80% में आएगी या 50% में आएगी। तो यह मान लेना कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, मेरे ख्याल से गलत होगा। जी। और डॉक्टर संजय, इस बीच बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं और वो आपसे प्रश्न भी करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश में रायबरेली का, जहां से रामशंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो रामशंकर जी, आप अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी कर दीजिए। क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी, अपना सवाल पूछिए। जी जी जी, अपना सवाल पूछिए रामशंकर जी। जी जी ठीक है। जी जी बिल्कुल। हेलो। जी रामशंकर जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। ठीक। डॉक्टर, मैं यह पूछना चाहता था जी कि कोरोना प्रभावित उम्र के हिसाब से करता है या उसकी आंतरिक ऊर्जा पे इफेक्ट करता है? जी डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि उम्र का क्या कोरोना जो है जब किसी को इन्फेक्ट करता है तो उम्र के हिसाब से अगर हम देखें तो किसको ज्यादा संक्रमित करने की संभावना ज्यादा होती है? देखिए, आप अगर पूरे पॉपुलेशन को देखते हैं तो 80% पॉपुलेशन तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, जी लेकिन जो वल्नरेबल ग्रुप है, जैसे 65 के ऊपर का ग्रुप है या वह पॉपुलेशन जो पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जी या ओबेसिटी का शिकार है या कैंसर की दवा ले रहा है या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जी तो इस तरह के लोगों में कोरोना होने की संभावना ज्यादा है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा जो दिल्ली या पूरे दुनिया से जो डाटा आई, जी तो उसमें यह देखा गया कि जो डायलिसिस के मरीज हैं उसमें कोरोना के इन्फेक्शन के काफी ज्यादा चांसेस थे जी और उसमें मोर्टेलिटी भी हाई थी। जी तो ऐसा लगता है कि जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, बार बार डायलिसिस करने से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और हो सकता है कि कोरोना के इन्फेक्शन से उनमें सीवियर सिम्टम्स आते हों, इसीलिए उसमें मोर्टेलिटी का इंसिडेंस बहुत ज्यादा हाई था। जी तो इस तरह के पॉपुलेशन ग्रुप्स को हम वल्नरेबल पॉपुलेशन कहते हैं और इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जी। और जहां तक उम्र की बात चली है तो आज की ये खबर भी बता दें कि केरल में 103 साल की आयु वाले एक व्यक्ति ने कोरोना को मात दे दी है। कोविड-19 ग्रस्त राज्य के सबसे बुजुर्ग इस व्यक्ति का एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था और इससे जो है एक नई उम्मीद जगी है। और जिस तरीके से जब आप सुनते हैं कि 103 साल की उम्र के बुजुर्ग कोरोना को मात देकर ठीक हो गए हैं तो एक उम्मीद की जो एक किरण है वो और ज्यादा साफ नजर आती है। डॉक्टर साहब,
बिल्कुल कि इससे बेसिकली यह संदेश जाता है कि अगर पेशेंट को सही समय पे ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाए तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। जरूरत है डायग्नोसिस जल्दी बनाने की, जरूरत है डायग्नोसिस बनाकर ट्रीटमेंट करने की जी। और एक पॉजिटिव मैसेज भेजने की कि अगर कोरोना हो भी गया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोरोना होता है तो हम उसकी जांच कराएं और जांच कराने के बाद उसका इलाज कराएं और अगर हम इलाज कराते हैं जी। तो 103 वर्ष का इंसान भी उससे स्वस्थ होकर घर आ सकता है। और डॉक्टर संजय, उत्तर प्रदेश के बाद अब हम रुख करते हैं राजस्थान के गंगानगर का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं साहब राम बिश्नोई जी। हेलो बिश्नोई जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। धन्यवाद सर। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मेरा ये सवाल है कि कोई महिला कोरोना पॉजिटिव है जी। और वो प्रेग्नेंट है जी, जी। तो उसके होने वाला बच्चा भी क्या कोरोना पॉजिटिव ही पैदा होगा? जी। ये देखिए, इसके बारे में बहुत जी डॉक्टर साहब, एक बार सवाल जो है अपने सुनने वालों के लिए दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि यदि कोई महिला कोरोना पॉजिटिव है तो क्या उसके बच्चे में भी, होने वाले बच्चे में भी ये संक्रमण हो सकता है? जी डॉक्टर साहब। जी, कोरोना पॉजिटिव महिला में बच्चे में संक्रमण के चांसेस कुछ केसेज में देखे गए हैं, लेकिन सारे केसेज में नहीं देखे गए हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि दिल्ली में ही कई ऐसी डिलीवरीज हुई है जिसमें कोरोना पॉजिटिव महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। तो अगर कोरोना पॉजिटिव महिला अगर प्रेग्नेंट है या बच्चे को जन्म देने वाली है जी, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। और मेरे ख्याल से अगर डॉक्टर से आप डिस्कस करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी या बच्चे की जो स्वास्थ्य है जी, उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी। और डॉक्टर संजय, यहाँ पे ये सवाल भी आता है कि जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, क्या उसके द्वारा भी कोरोना होने का खतरा बच्चे में हो सकता है? इसके बारे में पहले कंफ्यूजन था, लेकिन अभी WHO ने गाइडलाइन जारी की है जी। और WHO की गाइडलाइन में क्लियर है कि अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बच्चे को दूध पिलाता है जी, तो उसमें संक्रमण के चांसेस बहुत ही कम है और ब्रेस्ट फीडिंग सेफ है। जी। और अब हम रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे साथ मोहम्मद वजीर जुड़ चुके हैं। वजीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल नमस्कार जी। धन्यवाद सर। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था सर जी कि हमारे कई दोस्त को मैंने देखा है कि लॉकडाउन से पहले तो वो बिल्कुल स्वस्थ थे और मोटे ताजे थे जी। और लॉकडाउन खत्म होते ही उनको मैं देखा हूँ कि काफी पतले हो गए और कई लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा कि दिमाग से वो थोड़ा चलते भी हुए हैं। और कल की ही बात में एक और आपको वाकया बता रहा हूँ कि कल मैंने तो इस पार्क में बैठा हुआ था, बत्रा पार्क में, एक राहगीर आए और अपने बाइक से और आराम से बैठे रहे 10-15 मिनट। 10-15 मिनट के बाद जब वो जाने के हुए तो बाइक स्टार्ट कर दे, उनका एक तरफ का हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो मैंने उनके पास गया और पूछा, भाई हुआ क्या आपको? कह रहे भाई मेरे हाथ एक काम नहीं कर रहा। तो मैं बोला आपको हॉस्पिटल पहुंचाऊं? तो बोला नहीं, आप मेरे को घर पहुंचाओ। तो मैंने उनको घर पहुंचाया और घर पहुंचाने के बाद जब घर वो गए तो बिल्कुल यहाँ से तो बाइक पे एकदम चल के गए। जब घर गए तो एक तरफ का उनका ना हाथ चल रहा है ना पैर चल रहा है। तो इस तरह से सर मुझे देखने को मिल रहा है। तो क्या मैं समझूं क्या कोई कोरोना कोई नया लक्षण बदल लिया है या कोई और जी बात ठीक है वजीर जी। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना के ये लक्षण हो सकते हैं कि शरीर का कोई अंग काम ना करे, या और दूसरे क्या नए लक्षण हैं जो आप इस समय देख रहे हैं अपने पेशेंट्स के अंदर? देखिए, जहाँ तक इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद लोगों के वजन कम हो गए जी, तो कोरोना का यह लक्षण नहीं है। हो सकता है कि लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने ज्यादा एक्सरसाइज किया हो या घर में बैठ के बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी की हो जी, या थोड़ी सी अपनी डाइटिंग की हो, उसकी वजह से कम हो सकता है। कई और कारण भी है, लेकिन सिर्फ कोरोना का यह लक्षण कि वजन कम हो जाए यह संभव नहीं है। रही बात की क्या कोरोना के मरीज को पैरालिसिस का अटैक हो सकता है या किसी एक साइड की कमजोरी आ सकती है जी, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोरोना के बाकी लक्षण भी होंगे। बहुत ही रेयर केसेज में ऐसा देखा गया है कि कोरोना में स्ट्रोक आइसोलेटेड मैनिफेस्टेशन है
कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ और वो कोरोना पॉजिटिव था। और इसका रीजन यह है कि कोरोना में कई बार जो ब्लड वेसल्स हैं जी उसमें क्लॉटिंग की संभावना बढ़ जाती है, और चूंकि क्लॉटिंग की संभावना बढ़ती है तो इससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यह रेयर है और इसकी जानकारी आप अपने डॉक्टर से लें, और इसमें बहुत ज्यादा अनुमान करके पैनिक फैलाने की आवश्यकता नहीं है। जी। और डॉक्टर साहब, आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अगर किसी पेशेंट में अचानक से स्ट्रोक हो जाता है, क्योंकि कोरोना का काल है और कई बार आपने जैसा कि बताया कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो उसको सबसे पहले कैसे पेशेंट को हैंडल करना चाहिए? वो अस्पताल ले जाने से पहले क्या हम कुछ उसे फर्स्ट एड दे सकते हैं? देखिए, अगर स्ट्रोक का पेशेंट है जी तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोरोना की वजह से वो स्ट्रोक के लक्षण हैं। जी तो स्ट्रोक के जो मेजर कारण होते हैं उसमें पेशेंट को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है या कैरोटिड की प्रॉब्लम है, उससे स्ट्रोक के ज्यादा चांसेस होते हैं। जी हाँ, यह हो सकता है कि रेयर ऐसे केसेज हैं कि कोरोना में आइसोलेटेड मैनिफेस्टेशन सिर्फ स्ट्रोक से हुआ है, जी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। जी लेकिन उसके लिए वही आप सावधानी बरतें जो एक स्ट्रोक के मरीज को सावधानी बरती जाती है। जैसे अगर मरीज होश में नहीं है तो उसके मुंह में कुछ डालने की कोशिश न करें, उसको जी करवट दिलाएं। जी अगर उसका पैरालाइज साइड है तो पैरालाइज साइड को अगर करवट कराते हैं पेशेंट को, जी तो जिधर पैरालिसिस है उधर करवट न कराएं, जी उसके अपोजिट साइड में करवट कराएं। और जबरदस्ती मुंह में पानी डालने की या पानी पिलाने की कोशिश न करें, जी क्योंकि हो सकता है कि आपके मरीज आधी चेतना में हो, पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं हो, जी तो अगर आप पानी डालते हैं तो वो उसके सांस की नली में जा सकता है। जी और आसपास का जो भी अस्पताल है वहां आप जाएं और जैसा आपके डॉक्टर आपको कहते हैं उसी के अनुसार उसका इलाज आगे चलता है। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि स्ट्रोक होने के 3 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 4.5 घंटे के अंदर जी आप अगर अस्पताल पहुंच जाते हैं तो उसमें हम कई तरह की दवाइयां दे सकते हैं जिसमें स्ट्रोक की रिकवरी के चांसेस काफी बेहतर होते हैं। तो आप देर न करें, आप जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, और उसकी इलाज की सुविधा है। जी। और जैसा कि डॉक्टर संजय ने बताया कि जो गोल्डन आवर है शुरू के 3 से 4 घंटे हैं, उसके भीतर आपको कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे ताकि समय से उनका उपचार किया जा सके। और अब हम उस राज्य का रुख कर रहे हैं जहां हमने बात की थी, जहां पे 103 साल की आयु के व्यक्ति ने कोरोना को मात दी है। जी, हम बात कर रहे हैं केरल की, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन जी। चंदन जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हमारा जी पहला सवाल ये है कि जी वायरस के बारे में, और वायरस तो अभी चल रही है, लेकिन ये वायरस के संक्रमण व्यक्तियों को ये करने के लिए वैक्सीन के बारे में कुछ जानना था। जी कोई वैक्सीन आएगा तो कैसे होगा, यही के बारे में कुछ जानना था वैक्सीन के बारे में। जी। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि अगर वैक्सीन आएगी तो वो कैसे काम करेगी, कैसे लोगों को प्रोटेक्ट करेगी? देखिए, अभी वैक्सीन के बारे में हम लोगों ने काफी विस्तार से चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा था कि 3 वैक्सीन पे काम हो रहे हैं और उम्मीद है कि साल के अंत आते आते वैक्सीन उपलब्ध होना चाहिए। जी जहां तक वैक्सीन के काम करने का तरीका है, वैक्सीन का काम करने का तरीका यही है कि हम वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जी और एंटीबॉडी का डेवलपमेंट का लेवल वही होना चाहिए जो एक कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट में होता है। जी तो अगर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और उसमें पेशेंट को कोरोना के इन्फेक्शन होते हैं जी तो फिर उसमें कोरोना से कोई सिम्टम नहीं होता है और पेशेंट कोरोना से प्रोटेक्टेड होता है। अभी जी तक जो भी जिस वैक्सीन से भी काम चल रहे हैं उसमें यह देखा गया है कि जो कोरोना की एंटीबॉडी बन रही है जी उसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम 2 इयर्स की है। तो हम जी यह उम्मीद करते हैं कि अगर कोरोना का वैक्सीन लगता है और 2 साल तक इम्यूनिटी आती है तो 2 साल होते होते कोरोना का जो करंट पैंडेमिक है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जी। और इसके बाद केरल के बाद हम रुख करते हैं पुणे का, महाराष्ट्र का, जहां से हमारे साथ कुलकर्णी जी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ,
मैं 68 इयर्स की हूँ जी मैम। और मुझे लगता है मेरे एक आंख को कैटरेक्ट डेवलप हुआ है, तो और जी। कितने दिन चेकअप और सर्जरी लगी, तो वो कितने दिन अभी पोस्टपोन करना है? इतने दिन तो वो ये सब पोस्टपोन करने जी, के लिए जी। कहते थे जी तो और कितने दिन रुकना है उसके लिए? जी डॉक्टर संजय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियमित उपचार के लिए भी अस्पताल जाते थे अपनी देखभाल के लिए, और इसके अलावा कुछ ऐसी सर्जरीज थी जैसे कैटरेक्ट और अन्य बीमारियां हैं जो ड्यू हो जाती हैं, उसका उन्हें ऑपरेशन कराना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो अस्पताल जाने में अभी डर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए, इनका सवाल काफी अच्छा सवाल है जी और ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, और हम लोगों ने भी अपने अस्पताल में देखा है कि जी जो बुजुर्ग पेशेंट है, खासकर जो कैटरेक्ट के पेशेंट हैं या जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट हैं, जी उस तरह के पेशेंट अस्पताल आने में घबरा रहे हैं। जी तो यह काफी जरूरी है कि आप फोन से बात करें अपने डॉक्टर से, जी और फोन से बात करके डिस्कस करें। और अगर आपके डॉक्टर किसी खास समय में आपको बुलाते हैं तो अस्पताल विजिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अस्पताल विजिट करें, और डॉक्टर अगर सर्जरी करते भी हैं तो सर्जरी भी आप करा सकते हैं। जी हो सकता है कि सर्जरी के पहले वो कुछ प्रिकॉशंस के लिए आपकी कुछ टेस्ट कराएं और उसके बाद आपकी सर्जरी करें। लेकिन सर्जरी भी हो रही है, जी। इलाज भी चल रहा है। जरूरत है डॉक्टर से कांटेक्ट करने की और भीड़ भाड़ से बचने की। बाकी हर बीमारी का इलाज अभी भी हो रहा है और उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, अगर बहुत जरूरी है तो आपको अस्पताल जाना ही होगा, उसको आप नजरअंदाज ना करें कोरोना की वजह से, और जो भी आपके रेगुलर चेकअप्स हैं वो कराते रहें और फोन पर अपने डॉक्टर या चिकित्सक से कांटेक्ट करते रहें। और अब हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं राजेश नीमा जी। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं सिंहपुर बड़ा जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से राजेश नीमा बोल रहा हूँ। और मेरा ये प्रश्न है कि जैसा कि WHO ने कहा है कि हवा के माध्यम से कोरोना संक्रमण फैल सकता है, वैसे ही क्या धूल के कणों से भी कोरोना संक्रमण हो सकता है? जी डॉक्टर संजय, ये जानना चाहते हैं कि अगर हवा से हो सकता है या धूल के कणों से भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है क्या? देखिए, इसके बारे में काफी क्लैरिटी नहीं है। अभी WHO ने भी कहा था कि चूंकि कोरोना एक एरोसोल से फैलने वाली बीमारी है, जी तो एरोसोल कितनी दूर जाकर बीमारी को फैलाएगा। जैसे आप एक बंद कमरे में हैं, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, और अगर उन्हें खांसी की या उनको जुकाम है जी तो उसकी वजह से एरोसोल कुछ देर तक हवा में रहता है। जी लेकिन यह मान लेना कि यह हवा से फैल रहा है जी और इस तरह से पैनिक क्रिएट करना, यह सही नहीं है। हाँ, अगर आप एक बंद जगह में हैं और वहां पर कई लोग बैठे हैं, जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जी तो वहां पर खतरा ज्यादा है। लेकिन अगर आप खुली हवा में हैं तो वहां ऐसा हवा से कोरोना वायरस के फैलने के अभी तक कोई क्लियर कट साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बिल्कुल, और श्रोताओं अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर संजय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि इतना भी नाउम्मीद दिले कम नजर ना हो, मुमकिन नहीं कि शामे अलम की सहर ना हो। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।